कैसे हो जी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो चलो, इससे पहले वाले लेक्चर आप लोगों ने देख लिया था जिसमें हमने हेडिंग नंबर 8 तक कवर कर लिए हैं चैप्टर नंबर 14 की। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, मतलब ये ज़्यादा टफ नहीं बोल सकता, बट हाँ सीखने के लिए अगर थ्योरेटिकली सीखना है तो ये चैप्टर काफ़ी अच्छा अब तक गया है। और लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मतलब या फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑडिट प्रोग्राम एंड वर्किंग पेपर, मतलब इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से अगर मैं काउंट करूं तो मैं 100% तो वेटेज दूंगा ऑडिट प्रोग्राम को, और 100% ही दूंगा मैं वर्किंग पेपर को। ऑडिट प्रोसेस भी 90% में वेटेज दूंगा ऑडिट प्रोसेस को। एंड जस्ट ठीक है, मतलब इन तीन टॉपिक्स को मैं इस चैप्टर में बताना चाहूँगा कि मुझे पर्सनली इंपॉर्टेंट लगे। क्रिएशन ऑफ मास्टर चेकलिस्ट भी आप बोल सकते हो, ठीक है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट 50-50। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं ए ग्रेड दूं तो मैं दूंगा ऑडिट प्रोग्राम को और वर्किंग पेपर को, देन बी लेवल दूं ऑडिट प्रोसेस, एंड देन सी। सारे होते ही हैं फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्किंग पेपर्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा वर्किंग पेपर के बारे में डील किया था, थोड़ा सा बात की थी आप लोगों के साथ वर्किंग पेपर की। आज मैं दोबारा से आपको बताता हूं सर, क्या वर्किंग पेपर जो है हमारे प्लानिंग स्टेज पे बनते हैं? नहीं, जैसे ऑडिट प्रोग्राम की बात की थी, जैसे ऑडिट प्लान खत्म हो जाएगा उसके बेस पे ही, उसी को माइंड में रखते हुए ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाएगा। डिटेल बताई जाएगी कि ऑडिटर को क्या क्या करना है, एग्जीक्यूट, बेसिकली एग्जीक्यूशन स्टेज पे बनाया जाता है ऑडिट प्रोग्राम। अब सर सवाल ये पैदा होता है कि वर्किंग पेपर, अब जैसे ऑडिट की हमने स्टेजेस पढ़ी थी, प्रोसेस पढ़ा था ऑडिट का, प्लानिंग स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज एंड द लास्ट वन इज रिपोर्टिंग। तो क्या वर्किंग पेपर सर किसी पर्टिकुलर स्टेज पे बनाए जाते हैं, या वर्किंग पेपर के लिए हमें मतलब थ्रू आउट द ऑडिट हमें वर्किंग पेपर को बनाना पड़ता है और उनको कंप्लीट रखना पड़ता है? मेरे वर्ड्स पे रहना, मैं कोई भी वर्ड अननेसेसरी का यूज नहीं करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया, थ्रू आउट द ऑडिट हमें कंप्लीट अपने वर्किंग पेपर्स को कंप्लीट रखना होगा। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी प्रैक्टिकल पेपर किया है, मतलब लाइक जैसे एफएम का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्जाम करते थे, या फिर आप 11th-12th क्लासेस में किसी के पास मैथ्स होता था, एक रफ शीट हम लेते थे तो हम वर्किंग शीट बोलते थे, और लास्ट में अटैचमेंट। समटाइम्स अगर आप वर्किंग नोट बनाना भूल गए या आपके पास टाइम कम हुआ और आपने रफ शीट पे बनाया है, तो उसके ना कुछ अच्छा एग्जामिनर अगर चेकर अगर अच्छा बैठा है तो उसकी रेफरेंस लेके कि आपने रफ शीट पे कैलकुलेशन की है और आपको मार्क्स दे देता था। इसी तरीके से ऑडिट के भी, ऑडिट इज लाइक जस्ट एक आपको रिव्यू कर रहा है वो आपके पेपर को एग्जामिनर, इसी चेकर। इसी तरीके से ऑडिटर भी कंपनी के एक्टिविटीज को, जो कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर, जिस करंट टर्म के लिए हम ऑडिट कर रहे हैं, जिस पर्पस के लिए ऑडिट कर रहे हैं, उस चीज को चेक करेगा एंड देन उसको चेक करके फाइनलाइज करेगा, यस सर आपने ऐसा काम किया है। बट उसको यहां तक पहुंचने के लिए, ऑडिटर को अपने ओपिनियन बनाने के लिए कि आपने ऐसा काम सही किया है, गलत किया और किस लेवल तक किया है, कुछ पेपर्स, वर्किंग पेपर, एक रफ शीट बनानी पड़ेगी, जिसका हम यहाँ रफ एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, समझाने को मैंने आपको समझा रहा हूं, जिसका ना ये फ्यूचर में यूज भी कर सकता है, क्रॉस रेफरेंस के लिए यूज कर सकता है। तो वो शीट बनाएगा जिसमें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से ऑडिट प्लानिंग शुरू हुई है वहां से लेके प्रिलिमिनरी सर्वे किया था, क्वेश्चन आयर किया था, बेसिकली मैं बोलता हूँ फील्ड वर्क किया था, एग्जीक्यूशन स्टेज थी, रिपोर्टिंग स्टेज तक, सबके बीच में कनेक्टिविटी, कनेक्शन बना के कौन रखता है सर? हमारा वर्किंग पेपर। तो रिटर्न में हम वर्किंग पेपर बना लेंगे कि क्या क्या हमारे ऑडिट के बीच में घटा है और क्या क्या घटने वाला है, उन सब का बना लेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं इन शॉर्ट, वर्किंग पेपर इज लाइक अ डॉक्यूमेंट, एक वो वर्किंग पेपर, एक वो फाइल है, एक वो फाइल है जिसके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स है। समझ लो वर्किंग पेपर इज लाइक अ फाइल जो ऐसे डॉक्यूमेंट से मिलकर बनता है जिसमें ऑडिटर को ड्यूरिंग द ऑडिट क्या क्या वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, एक्टिविटीज ऑफ द ऑडिटर, वर्क परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर, उसके बारे में बताया जाएगा। दैट इज कॉल्ड द बेसिकली ऑडिट वर्किंग पेपर। सर वर्किंग पेपर के बारे में मेनली मैं आपको और एक अच्छे तरीके से बताऊं रिटेन करने के लिए, वर्किंग पेपर ना अपने अंदर उन सारे एविडेंसेस को गैदर करेगा, उन सारे डाटा को कवर करेगा, गैदर करेगा, कलेक्ट करेगा। वो सारे एविडेंसेस, मैं फिलहाल वर्ड एविडेंसेस यूज कर रहा हूं, आईसीएसई ने भी वही किया है, उन सारे एविडेंसेस को गैदर करेंगे जो बताता है एक ऑडिटर को कि उसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और किसके थ्रू करवाया जाएगा, और क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, किसके थ्रू करवाना है, और क्या प्रोसीजर को फॉलो करना है, और क्या उसने एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो किया ऑडिटर ने अपना कंक्लूजन बनाने के लिए, या फिर
क्या एक पर्टिकुलर ऑडिटर ने फॉलो किया किसी भी पर्टिकुलर, देखो हम यहां ऑडिट लेते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक एसेट को बताने के लिए कि हाँ एक्चुअली में कंपनी के पास इतनी एसेट है, या एक लायबिलिटी को बताने के लिए हाँ कंपनी की एक्चुअली में इतनी लायबिलिटी है। तो एक वो प्रोसीजर जो उसने एक वेरीफाई किया है एक पर्टिकुलर एसेट या लायबिलिटी को बताने के लिए, उस प्रोसीजर को बताना, किसके थ्रू काम करवाना, कब करवाना, कितना करवाना, उन सारी चीजों के लिए जो एक एविडेंस बना के चलता है, उस सारी इंफॉर्मेशन को, उन सारी एविडेंसेस को जहां हम गैदर करते हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग पेपर्स। बिल्कुल समझ में आया? सर हमारी बुक में ये चीज कहां है, ये देखो इधर देखो ध्यान से, एक मिनट इधर ध्यान दो। वर्किंग पेपर्स इंक्लूड ऑल द एविडेंसेस जो हमने गैदर किए थे बाय द ऑडिटर, जो इंडिकेट करते हैं व्हाट वर्क हैज बीन डन बाय हिम एंड द प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर सर? he has been followed in verifying a particular assets or liability। सर किसी भी पर्टिकुलर एसेट और लाइबिलिटी को वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहा है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट, और क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हो, दैट वेदर द ऑडिट वाज प्रोपरली प्लान। क्या सर आपने प्रॉपरली प्लानिंग की थी, दैट मींस प्लानिंग फेज। क्या आपने प्रॉपरली किया एग्जीक्यूशन फेज। क्या ऑडिट वाज एडुकेटली सुपरवाइज्ड, क्या ऑडिटर ने प्रॉपर टाइप सुपरवाइज की सारी चीजें। क्या प्रॉपरली रिव्यू किया था उसने इंटरनल कंट्रोल्स का। क्या ऑडिटर ने, हमने पढ़ा था ना अप्रोप्रिएट क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाइज, अप्रोप्रिएट और सफिशिएंट, क्या एविडेंस है अपना ओपिनियन बनाने के लिए क्या ऑडिटर के पास थे। तो इन सारी चीजों को जो बताता है वो दैट इज कॉल्ड द। सर एक चीज मैंने और बताई थी, वर्किंग पेपर क्या होगा, कंप्लीट रखना है आपको थ्रू आउट द ऑडिट। तो जो भी चीजें आपके सामने घटेंगी उन सारी चीजों को आपने थ्रू आउट द ऑडिट कंप्लीट करके रखना है वर्किंग पेपर को। सर ना कि सिर्फ कंप्लीट करके रखना है, बल्कि वर्किंग पेपर को ना, एक बात समझ लो, पहले मेरी बात समझो। देखो हमारे लिए ना बहुत ईजी होता है एग्जाम में जो भी दिल में आया, एक बीकॉम के पेपर में अगर सॉन्ग भी माइंड में आ गया ना, वो भी लिख देता है बच्चा उठा के, चलो भाई चलो भाई। बट ये बीकॉम के पेपर नहीं है, सीए सीएस के एग्जाम्स, इट इज अ प्रोफेशनल एग्जाम्स, ये एलएलबी के एग्जाम भी नहीं है, ये सीए सीएस का कुछ लेवल है। तो उसमें बस उतना ही लिखो। देखो स्क्रैप ऑफ इंफॉर्मेशन, जो फालतू फंड की इंफॉर्मेशन उठा उठा के भरना तो बहुत आसान है, उसको लिखना तो बहुत आसान है। कुछ नहीं आता तो चलो भाई भर दिया, क्या पता मिल जाए नंबर। वो लिखना तो बहुत आसान है, बट चेकर अगर इरिटेट हो गया ना, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, कुछ आपने 2 लाइन काम की भी लिखी होगी ना, वो भी कट जाएगी। तो वही चीज बोली जा रही है, स्क्रैप ऑफ इंफॉर्मेशन को जोड़ना तो बहुत इजी है, हर टाइप के डॉक्यूमेंट के अंदर उठा के डाल दो। बट क्या वो कंफ्यूज्ड मिक्सचर नहीं हो गया, कुछ काम का और कुछ ना काम का। तो एक्चुअली वो जो मिक्सचर हुआ है वो कंफ्यूज करेगा और काम की इंफॉर्मेशन की तरफ से ध्यान हट सकता है। तो वही चीज बोली जा रही है सर। और ना तो हम उसको असेंबल कर पाएंगे और ना ही उसको डाटा को यूज कर पाएंगे। एग्जामिनर आपके उस कंटेंट को जो आपने एक्चुअली में सही भी लिखा है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो कंप्लीट होना चाहिए, प्लस में इस तरीके से भी ना हो कि पता लगे वो सारा उसको बैठ के दोबारा से पढ़ना पड़े फ्यूचर में चल के। तो इकोनॉमिकल भी हो, उसको बनाना सस्ता होना चाहिए, अब इतना भी नहीं टफ हो, और रिव्यू करना भी उसको इजी होना चाहिए, जिसका मैंने आपको एग्जांपल। सर क्या वर्किंग पेपर के बारे में इतना ही आप हमें इंट्रोड्यूस दोगे? थोड़ा सा तो आपने 1-2 लाइन तो ज्यादा लिखी है बुक में, और भी सुन लो। देखो वर्किंग पेपर इज लाइक अ कनेक्टिंग लिंक, एक कनेक्टिंग लिंक बनाता है। किसके बीच में लिंक बनाता है? 3 चीजों के बीच में, ध्यान से सुन लो। कनेक्टिंग लिंक बनाता है, देखो इधर दो, इधर ध्यान दो। वर्किंग पेपर जो है वो कनेक्टिंग लिंक बनाता है ऑडिटर ने जो असाइनमेंट लिया है। ऑडिट, ऑडिट असाइनमेंट करो, ऑडिटर नहीं, ऑडिट असाइनमेंट के बीच में। सर दूसरा, ऑडिटर ने जो एग्जीक्यूशन किया, ऑडिटर्स फील्ड वर्क। और लास्ट वन इज फाइनल। याद है इनके बीच में क्या बनाता है? इन सबके बीच में कनेक्टिंग। और एक तो पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ऑडिटर क्या करता है? कंटेन्स द रिकॉर्ड्स ऑफ, किस चीज का? प्लानिंग एंड, पढ़ा था ना, प्रिलिमिनरी सर्वे का, ऑडिट असाइनमेंट का, ऑडिट प्रोसीजर्स का। ऑडिट लिखा है आपके बुक में, ये देख लो, ऑडिट प्रोसीजर्स का,
देखो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा किसका, देखो एक तो पॉइंट हो गया ये जो मैंने आपको बताया, एक पॉइंट हो गया ये, एक पॉइंट होगा वर्किंग पेपर कंटेन्स द रिकॉर्डिंग ऑफ प्लानिंग एंड प्रीलिमिनरी सर्वे, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोसीजर्स, फील्ड वर्क, फैक्ट फाइंडिंग एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, तो इन सब का। फिर एक चीज और बोली गई है, जो वर्किंग पेपर है ना वो क्या करता है, ऑडिटर ने क्या कंक्लूजन दिया अपने ऑडिट का उसको भी बताएगा, और क्यों वो रीजन बताओ उस कंक्लूजन के पीछे, तो कंक्लूजन एंड रीजन इसको ऐसे कर सकते हो रिटेन करने के लिए साइड में कंक्लूजन एंड रीजन, कि वो क्यों यहां तक पहुंचे। और क्या बताएगा सर, वो ध्यान से जो भी आपने फाइंडिंग्स की थी उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, जो भी आपने ऑडिट के टाइम पे आपने कोई भी एक फाइंड निकाल के लगाया सर ये प्रॉब्लम है और उसके लिए करेक्टिव एक्शन क्या लेना है, तो सही करने के लिए क्या एक्शन लेना है, ये सारी चीजें हम ऑडिटर अपने ऑडिट वर्किंग पेपर के अंदर डाल देगा। देखो एक चीज और ध्यान से यहां ये वाला पॉइंट को देख लो आप, वैसे तो मैंने पढ़ा दिया, एक बार देख लो। ऑडिट वर्किंग पेपर आर द डॉक्यूमेंट, ऑडिट वर्किंग पेपर अपने आप में एक वो डॉक्यूमेंट है जिसको प्रिपेयर किया जाता है या फिर जिसको ऑब्टेन किया जाता है। ऑडिट वर्किंग पेपर अपने आप में एक वो डॉक्यूमेंट है जिसको या तो बनाया जाएगा या जिसको ऑब्टेन किया जाएगा। ध्यान से सुन लो, एक वो डॉक्यूमेंट है, वो पेपर है, वो उन कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है जिनको प्रिपेयर किया जाता है फिर ऑब्टेन किया जाता है ऑडिटर्स के थ्रू एंड रिटेन्ड बाय हिम इन कनेक्शन विद द, मतलब बनाया जाएगा या उनको ऑब्टेन किया जाएगा और उनको रिटेन भी किया जाएगा। कौन करेगा उसको, जो उन सारे डॉक्यूमेंट को जो ऑडिट से रिलेटेड है, और कौन करेगा, ऑडिटर। ऑडिट वर्क, अब देखो यहां तक एक पॉइंट, ऑडिट वर्किंग पेपर आर यूज्ड टू सपोर्ट, किस काम आते हैं, वो सपोर्ट करते हैं किस चीज में, ऑडिट वर्क डन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एश्योरेंस दैट द ऑडिट वाज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स। तो वर्किंग पेपर मैंने आपको पहले बताया था अपने आप में हेल्प करते हैं ऑडिटर को, जो उसने ओपिनियन बनाया था वो क्यों बनाया था, और उसको प्रूव करने के लिए कि सर उसने जो भी स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का यूज करना था वो सारे के सारे उसने फॉलो किए हैं फ्यूचर में अपने बात को प्रूव करने के लिए, अपने ओपिनियन को प्रूव करने के लिए। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, अच्छा, मेरी तरफ से 100% इसको मार्क्स दे दो, बड़ा अच्छा पॉइंट है और इजी सा भी है, लड्डू सा भी है। अब इससे आगे अगर हम बढ़ें सर, एक चीज बताई गई है इसके अंदर, ये लिस्ट जनरली क्या क्या इंफॉर्मेशन वर्किंग पेपर्स के अंदर इंक्लूड करनी है, पढ़ते रहना देखो इसको वैसे तो, बट चलो मैं एक बार पढ़ा देता हूं, इंपॉर्टेंट है तो कुछ 2-4 लाइनें ही आपको रिटेन हो जाए। प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स आएंगे इसके अंदर, एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट आएंगे, ऑडिट प्रोग्राम आएगा, ठीक है ना, इंटरनल कंट्रोल्स, क्वेश्चनर, फ्लो चार्ट्स वगैरह आ जाएंगे, नोट्स या मिनट्स जो इंटरव्यू की हुई हैं, इंटरव्यूज वगैरह पॉइंट आ जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल डाटा आ जाएगा, कॉपी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कॉपी, इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल पॉलिसीज, पढ़ते रहना देखो, लेटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, टेस्ट, प्लीज 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 देखो, रीड करने के 4-5-6 कर लो, काम चल जाएगा कोई भी। ये देखो ध्यान से सर, एक तो आपने हमें ना इसमें एक टॉपिक बता दिया, सबसे पहला टॉपिक जो आपने बताया है वर्किंग पेपर, इसी में ही ना और ऐड करते रहो। सर क्या हम स्कैंड कॉपी को भी, कोई स्कैंड कॉपी करके रखी है किसी की, तो क्या उसको भी वर्किंग पेपर मानेंगे? यस सर, बिल्कुल मानेंगे। कोई भी स्कैंड कॉपी आपने किसी डॉक्यूमेंट की किया वर्किंग पेपर, लेकिन 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 ध्यान से, कहां से वो स्कैंड कॉपी का उस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या था, प्लस सोर्स एंड पर्पस क्या था उसका, ये भी आपको साथ साथ उसके अंदर डालना है। देखो सर, include reference to the source and the purpose of the document which is relevant to understand and appreciating the actual audit form। आगे बढ़ो जी। सर थर्ड पॉइंट लिखा टिक मार्क। सर टिक मार्क का मतलब क्या होगा, टिक मार्क हम लगा देते हैं ना कहीं पे, जैसे मैं अब लगाता हूं फॉर एग्जांपल, मान लो एक मेरा ये पेज है, अब मेरी ना 400 पेज की बुक है, अब मैं एक चैप्टर में तो यूज करता हूं ये वाली हेडिंग्स, अब मैं एक चैप्टर में इंपोर्टेंट डिनोट करने के लिए करता हूं ये वाला, एक चैप्टर में मैं डिनोट करने के लिए लिखता हूं ए बी, एक चैप्टर में डिनोट करने के लिए मैं कोई और सिंबल बना देता हूं, फ्लावर बना देता हूं मान लो। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो मैंने टिक मार्क लगाया है और इनके नीचे नोट्स दिए हैं, एक्सप्लेनेशन दी है, अच्छा देखो इनकी एक्सप्लेनेशन हो सकता है आप वर्किंग पेपर के अंदर भी दे दो, और हो सकता है इसके लिए सेपरेट एक लेजेंड बना दो, एक सेपरेट एक पेपर, एक फाइल बना दो कि सर हमने ये टिक मार्क इस चीज के लिए यूज किया है, तो दोनों भी हो सकता है। बट अब बात कर रहे हैं वर्किंग पेपर में, अगर आपने उसको डाला है टिक मार्क को, आपने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, उसके नोट्स बनाए हैं वर्किंग पेपर में, तो उसको भी हम पार्ट मानेंगे किसका, पार्ट ऑफ वर्किंग पेपर। बट एक चीज बोली गई है, कोई जरूरी नहीं है, नो नीड टू बी स्टैंडर्डाइज थ्रू आउट द सेट ऑफ, ध्यान से वर्ड पर अंडरलाइन करना, सेट ऑफ वर्किंग पेपर्स, वे पूरे के पूरे सेट में, दैट मींस पूरी की पूरी बुक में मैं इंपोर्टेंट को शो करने के लिए कोई जरूरी नहीं है मैं हैंड वाली इमेज ही लगाऊं, मैं कहीं पे ये भी लगा सकता हूं। बट सर, अगर आप एक पर्टिकुलर चैप्टर में ही 5 अलग अलग बार यूज करो तो हमें तो लगेगा ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं। तो कोई अगर मुझे इंपॉर्टेंट शो करना है और किसी पर्टिकुलर सेट, मतलब बुक के लिए तो मैं ना करूं, लेकिन पर्टिकुलर
ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर चैप्टर में भी आप अलग अलग इंपॉर्टेंट सिंबल को यूज करो तो ऐसा नहीं होगा। देखो ध्यान से, टिक मार्क डू नॉट नीड टू बी स्टैंडर्डाइज्ड थ्रू आउट द सेट ऑफ वर्किंग पेपर, यानी बुक लिखना मत एग्जाम में, कभी एग्जाम में बुक लिख दो समझाने के लिए एग्जाम्पल, बट इट मस्ट बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट अ पर्टिकुलर वर्क पेपर। कोई मतलब मैं मानता हूं इस चीज को कि प्लानिंग स्टेज में आप एक तरीके के यूज कर लो, एग्जीक्यूशन में एक तरीके के यूज कर लो, रिपोर्टिंग में एक तरीके के यूज कर लो, बट आप अगर तीनों में उस सेम करो तो वेल एंड गुड है, बट कोई जरूरी नहीं है सब में सेम करो। बट प्लानिंग में ये नहीं आपने 5 तरीके के सिंबल यूज करते, उसमें भी कंसिस्टेंसी रखो, पर्टिकुलर वर्क पेपर में कंसिस्टेंसी रखो, सेट ऑफ वर्किंग पेपर्स में ना रखो, काम चल जाएगा। तो 3 चीजें हो गई सर, पहला वर्किंग पेपर, दूसरा स्कैन कॉपी, तीसरा टिक। चौथा सर, चौथा बड़ा इजी होने वाला है। अगर हम चौथे की बात करें, क्रॉस रेफरेंसेस, बस थोड़ा सा समझ लो, अंदर आप पढ़ लोगे, मुझे पता है आप पढ़ लोगे, स्टिल फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा। सर क्रॉस रेफरेंसेस का मतलब आप समझ गए होगे वैसे तो, क्रॉस रेफरेंस देना। देखो यहां ना वर्ड क्रॉस रेफरेंस निकाला गया है। अब पहला चीज ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स जो है, क्या हमें प्रोसीजर फॉलो करना है इस कंटेक्स्ट में, वो हम लिखेंगे वर्किंग पेपर में। अब उसकी रेफरेंस देंगे, वो चीज कहां से आया कि हमने ये प्रोसीजर फॉलो करना है। सर हम रेफरेंस देंगे, हम रेफरेंस देंगे प्राइमरी वर्किंग पेपर्स की। सर ये क्या होते हैं? जनरली प्राइमरी वर्किंग पेपर्स हमें बताते हैं कि हमें किसी काम को कैसे करना है, कब करना है, कौन परफॉर्म करेगा, कंक्लूजन क्या, तो प्राइमरी वर्किंग पेपर तो ये चीज बताते हैं। सर प्राइमरी वर्किंग पेपर किससे बनते हैं, वो आगे फर्दर क्रॉस रेफरेंस करते हैं। किससे क्रॉस रेफरेंस करते हैं? सपोर्टिंग वर्किंग पेपर से। सर एक चेन बन गई। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर क्रॉस रेफरेंस किसकी करते हैं सर? प्राइमरी वर्किंग पेपर की। प्राइमरी वर्किंग पेपर क्रॉस रेफरेंस किसकी करते हैं? सपोर्टिंग वर्किंग। सर ये क्या हुआ? एक बार देखो, पढ़ते हैं जब आपको समझ। वर्किंग पेपर शुड बी प्रिपेयर्ड यूजिंग द एप्रोप्रिएट क्रॉस रेफरेंस। सही बात है, वर्किंग पेपर बनाओ, एप्रोप्रिएट क्रॉस रेफरेंस दे देके, क्रॉस रेफरेंस फ्रॉम द ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर टू द प्राइमरी वर्किंग पेपर। हमने क्रॉस रेफरेंस किसके लिए? ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए, प्राइमरी वर्किंग पेपर के लिए, ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए। प्रोवाइड्स अ रेफरेंस टू वेयर द वर्क वाज परफॉर्म। तो वो क्या बताता है जनरली? प्राइमरी वर्किंग पेपर क्या बताते हैं? टू वेयर, कहां हमने वर्क को परफॉर्म किया है, प्राइमरी सोर्स उसका बेसिकली। इट इज नॉट नेसेसरी टू क्रॉस रेफर ऑल द वर्किंग पेपर टू द ऑडिट प्रोसीजर। कोई जरूरी नहीं सारे के सारे वर्किंग पेपर को रेफर करो ऑडिट प्रोसीजर को फाइनलाइज करने के लिए, बट ओनली द प्राइमरी वर्किंग पेपर शुड बी क्रॉस रेफरेंस्ड, मतलब उसको रेफरेंस दे दो, काम चल जाएगा। प्राइमरी वर्किंग पेपर विल देन कंटेन क्रॉस रेफरेंस टू द अदर सपोर्टिंग वर्क। उम्मीद है सबको समझ में आ। सर 4 हेडिंग होगी, बिल्कुल पक्की पक्की हो गई है, इजी लग रहा है, बिल्कुल पढ़ने में मजा आ रहा है सर, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा है, 5 मार्क्स हमारे हाथ में आ जाएंगे। सर इससे थोड़ा सा आगे हम बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। 4 पॉइंट हो गए, 5वां पॉइंट हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क्स दूंगा, क्या पता एग्जाम में खुद से ये 3 नंबर का आ जाए। स्टैंडर्ड वर्किंग पेपर्स, इसको हमने डिवाइड किया सर 3 पार्ट में। स्टैंडर्ड वर्किंग पेपर्स, सर पहला जनरल फाइल, सर दूसरा ध्यान से वर्क पेपर फाइल, ये पर्टिकुलर वर्क पेपर की बात कर रहे हैं अंदर, जिसके अंदर हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है टिक मार्क की। एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर। इसका ना और जनरल फाइल का कनेक्शन है, फ्यूचर वर्क ऑडिट, फ्यूचर ऑडिट कंसीडरेशन। चलो जी सर, जनरल वर्क फाइल के अंदर ना आप क्या करते हो, एक बार पढ़ लो जब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा ना लैंग्वेज रिटेन करने वाली है। जनरल फाइल के अंदर आप कंटेन की इंफॉर्मेशन, हाईलाइट द वर्ड, वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डालते हैं टू द वेरियस फेजेस, जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस। सर वेरियस फेजेस तो हमने पढ़े थे, प्लानिंग फेज, रिपोर्टिंग फेज, एग्जीक्यूशन फेज, तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी सब डाल दो ऑफ द ऑडिट, इंक्लूडिंग प्लानिंग, प्लानिंग में देखो ऑडिट ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग कमेंट्स, इंक्लूडिंग रिपोर्टिंग प्रोसेस, ऑडिट प्रोग्राम्स, कमेंट्स, ये वाली वर्ड हाईलाइट कर लो, कमेंट फॉर द नेक्स्ट ऑडिट। ये बोलता है सर जब हम एक ऑडिट कर रहे हैं और उस टाइम पे हमें कोई भी डिटेल, कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसको ना साथ साथ कमेंट फॉर द नेक्स्ट ऑडिट करके एक नीचे बेसिकली एक अलग से हेडिंग होती है, उसके अंदर डाल दो कमेंट फॉर द नेक्स्ट ऑडिट। अगली बार जो ऑडिट होंगे उनके लिए हम क्या कमेंट करना चाहते हैं, आपको किन चीजों की तरफ ध्यान देना होगा, हम खुद आने वाला कोई भी हुआ तो ये डाल दो। इसका ना कनेक्शन है इस वाले, तो ये वाला बना दो। जनरल फाइल विल इंक्लूड द ड्राफ्ट, ये वाला पॉइंट भी इजी है, मतलब समझने वाला है कि जनरल फाइल के अंदर और क्या चीज होगी, ड्राफ्ट और फाइनल रिपोर्ट भी जनरल फाइल के अंदर होंगी। ऑडिट रिस्पॉन्सेज विल आल्सो बी इंक्लूडेड, और ऑडिट का क्या रिस्पॉन्स आया, पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा।
सर एक बार ना इसके साथ ये पढ़ लो, फ्यूचर ऑडिट कंसिडरेशन का मतलब ऑडिटर विल एनकरेज टू डेवलप, उसको बढ़ावा दिया जाएगा कि आप बनाओ और डॉक्यूमेंट उसको कन्वर्ट करो रिड्यूस टू राइटिंग फ्यूचर ऑडिट आइडियाज, कि आपको फ्यूचर के लिए क्या क्या आइडियाज माइंड में आए हैं काम करते हुए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर वर्क, दीज शुड बी इंक्लूडेड इन द कमेंट फॉर नेक्स्ट ऑडिट सेक्शन ऑफ द जर्नल फाइल। तो उसके ऊपर इसको डाल दो। सर जैसे हमने वर्किंग पेपर में बताया था, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन 3 टर्म्स, ऑडिट प्रोसीजर्स और बेसिक ऑडिट असाइनमेंट, और हमने बताया था ना वहां पे सर ऑडिट असाइनमेंट के बीच में, और वेट फॉर अ व्हाइल, ऑडिट असाइनमेंट, फील्ड वर्क और फाइनल रिपोर्ट, इसके बीच में बताया था। इसी तरीके से बोलता है कि सर वर्किंग पेपर कनेक्टिंग बिटवीन द क्लाइंट रिकॉर्ड और ऑडिट रिकॉर्ड्स। तो ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, क्लाइंट के रिकॉर्ड्स के बीच में और ऑडिटर्स के रिकॉर्ड के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। यही चीज क्या करती है, इसको परमानेंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बनाने में मजबूर करती है। जो ऑडिटर के रिकॉर्ड्स होंगे या जो क्लाइंट के रिकॉर्ड होंगे, जो ऑडिटर अपने क्लाइंट के बनाकर रखेगा, उसको परमानेंटली अपने पास सेव रखेगा फ्यूचर में रेफरेंस देने के लिए। सर एक रह गया बीच में वर्किंग पेपर फाइल्स, इतना सारा तो बता रहा हूं। दीज फाइल शुड कंटेन द डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर। सर क्या क्या ऑडिटर को प्रोसीजर फॉलो करना है डिटेल्ड में, डिटेल्ड ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ध्यान से, वर्क पेपर फाइल क्या करती है, डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर क्या फॉलो होगा और डिटेल्ड वर्किंग पेपर, इन दोनों के बारे में बताती है। अब देखो, डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर प्रोवाइड डिटेल्ड ऑडिट स्टेप्स, क्या क्या आपको फॉलो करना है ऑडिटर को अपने काम को करने के लिए ड्यूरिंग फील्ड वर्क दैट विल अचीव द स्पेसिफिक। कुछ नहीं है, तो पढ़ते रहना। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, जर्नल फाइल बनाना है जिसमें वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में होंगी सब याद रखनी है। और एक वो चीज थी ना जो बेसिकली वर्ड क्या था, कमेंट फॉर द नेक्स्ट ऑडिट, तो वो उसके लिए रेफर करी थी मैंने। थर्ड वाला पॉइंट, फ्यूचर ऑडिट कंसीडरेशन को ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ ऑडिट। ऑडिटर कोई भी चीज लगती है फ्यूचर में आइडिया आता है कि फ्यूचर के लिए आइडिया आता है कि ऐसे करना चाहिए, तो उसको रिड्यूस टू डॉक्यूमेंटिंग एंड राइटिंग कर देगा और उसको कमेंट फॉर ऑडिट सेक्शन में जर्नल फाइल के डाल देगा। और बीच में क्या था, वर्क पेपर फाइल। वर्क पेपर फाइल हमने बता दिया, डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर और डिटेल्ड वर्किंग पेपर के बारे में बताना है। डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर का मतलब वो सारे स्टेप्स जो एक ऑडिटर को अपने परफॉर्म करने के लिए, अपने फील्ड वर्क, अपने अचीवमेंट, अपने ऑब्जेक्टिव्स को परफॉर्म करने के लिए करने होंगे, उन सबको आउटलाइन करना, उन सबके ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ये वाला उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी पढ़ के हटे हैं, टाइप्स ऑफ वर्किंग पेपर। सर टाइप्स ऑफ वर्किंग पेपर का मतलब, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्किंग पेपर। ध्यान से सुन लो, यहां मेरी तरफ ध्यान दो प्लीज, प्लीज बुक में मत पढ़ो आगे भाग के। परमानेंट फाइल और एक करंट फाइल। देखो परमानेंट का मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, एक ऐसी चीज जो ना आपको रेगुलर बेसिस पे यूज आनी है, तो उसका एक सेंट्रलाइज डेटा बना दो। मतलब जो कॉन्टिन्यूअस इंटरेस्ट है ऑडिटर का, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे यूज आनी है, सिर्फ इस पर्टिकुलर ऑडिट में नहीं, इस साल जनरली जो भी ऑडिट्स होते हैं, साल नहीं, जनरली जो भी ऑडिट होंगे, चाहे वो फाइनेंशियल ऑडिट है चाहे वो नॉन फाइनेंशियल ऑडिट है, वट एवर द केस में भी, हर ऑडिट में जो इन्फॉर्मेशन यूज आएगी, क्या मैं उसको बोल सकता हूं दैट इज कॉल्ड द परमानेंट फाइल। अभी हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स बनाना, स्टैट्यूटरी अकाउंट्स को उठा के रखना, एमओए एओए को उठा के रखना, और उसके अलावा अगर हम बात करें रॉयल्टी एग्रीमेंट्स को उठा के रखना, रूल्स रेगुलेशंस को उठा के रखना, और क्या बात करें लेटर ऑफ एंगेजमेंट, और क्या बात करें इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस का प्रूफ उठा के रखना, लिस्ट ऑफ बुक्स, रिकॉर्ड्स, हिस्ट्री कोई भी चीज की, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में और बेसिक बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में इनको उठा के रखना, ये दैट इज कॉल्ड द परमानेंट फाइल। बट अगर यही करंट फाइल की बात करें, सर जो करंट ऑडिट चल रहा है, बस जो डॉक्यूमेंट जो इंफॉर्मेशन उस यूज में आएगी उस ऑडिट में, दैट इज कॉल्ड द करंट फाइल। जैसे हम बात करें अपॉइंटमेंट लेटर करंट ईयर का, हम बात करें बोर्ड मीटिंग जो जिसमें ऑडिटर को अपॉइंट किया गया था, बस वो वाली बात, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट जो उस करंट ईयर की बात की जाए, सेक्रेटरियल ऑडिटर ने क्या ऑब्जर्वेशन की, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम, करंट ईयर का सेक्रेटरियल रिपोर्ट, रिकॉर्ड, कम्युनिकेशन जो भी हम मैनेजमेंट के साथ करेंगे जो करंट ऑडिट में काम आएंगे, बस उस डाटा को मेंटेन करेंगे करंट ऑडिट फाइल में, और परमानेंट वाले को रिकॉर्ड करेंगे परमानेंट फाइल में। सर परमानेंट फाइल का ना हमारे आईसीएसआई ने एक नाम और दिया है, थोड़ा सा समझने के लिए बात, बोल तो नाम अलग है, बट एग्जाम में मत देखना, जो मैंने इसकी फाइंडिंग्स ली है, ऑडिट ट्रायल। नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपकी ऑडिट। देखो परमानेंट फाइल यूजुअली कंटेन्स डॉक्यूमेंट्स एंड मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग, हाईलाइट द वर्ड, वो सारे डॉक्यूमेंट, वो सारे मैटर जो कंटिन्यूइंग इंपॉर्टेंस होंगे लगातार ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर मोर देन वन ऑडिट, हाईलाइट दोज वर्ड्स, लगातार होंगे और एक से ज्यादा ऑडिट के लिए होंगे। द डाटा इन दीज फाइल आर द इंफॉर्मेशन, वो सारी विच इज द कॉन्टिन्यूअस इंटरेस्ट, कॉन्टिन्यूअस नेचर की, रेलेवेंट टू द सक्सीडिंग ऑडिट, और जो आने वाले ऑडिट्स के लिए भी हेल्पफुल होंगी या रेलेवेंट होंगी। डाटा इन दिस फाइल कैन इंक्लूड, अब यहां देख लो
contain information relating to the audit of the information included in the current file should be information for the period under audit. वो सारी इंफॉर्मेशन जो करंट ऑडिट के लिए है। और क्या क्या चीज के अंदर इंक्लूड होगी, देखो इसमें ना मैं पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। देखो परमानेंट के अंदर तो वो स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस की कॉपी है, लेटर ऑफ एंगेजमेंट की, बोर्ड रेजोल्यूशन जैसे आप अपॉइंट किए गए थे, रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन आपके रिटायरिंग ऑडिटर के साथ, हम बोलते हैं ना उसको, उसके साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं, वो क्या हुई थी हमारी रॉयल्टी एग्रीमेंट वगैरह क्या थे ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। कॉपीज ऑफ द इंपोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रूफ, ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट क्या थे, डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट वाइज जो डिविजन हो रखे हैं, लिस्ट ऑफ बुक्स, अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, सिग्निफिकेंट, पढ़ते रहना। देखो प्लीज यहां देखो अपॉइंटमेंट लेटर फॉर करंट ईयर, रेटिफिकेशन बेसिकली, एक्सट्रैक्ट ऑफ इंपोर्टेंट बोर्ड या मैनेजमेंट मीटिंग, लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्संस, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, एक्शंस इनिशिएटेड बाय द कंपनी, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम, करंट ईयर सेक्रेटरियल रिकॉर्ड, कम्युनिकेशन विद द कंपनी मैनेजमेंट टीम, लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पढ़ते रहना, क्रैम मारना पड़ेगा आपको थोड़ा सा तो हो जाएगा। सर ऑडिट ट्रायल, अच्छा मैं ना एक चीज और बोलता हूँ इस वाले में ना, मुझे पर्सनली लगता है आईसीएसई ने थोड़ी सी गलती की है। दिस इज अ पार्ट ऑफ परमानेंट फाइल। देखो इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द परमानेंट फाइल शुड ओनली बी इंफॉर्मेशन, वही है दैट कैन बी feasibly included in the working paper due to the volume or format, that cannot be, मतलब वो चीज जो हम हर बार वर्किंग पेपर के अंदर करंट, क्या मैं बोल सकता हूं करंट फाइल का मतलब वर्किंग पेपर हो गया, लेकिन परमानेंट फाइल इज नॉट अ वर्किंग पेपर, परमानेंट फाइल इज ऑडिट ट्रायल। सर मैंने जो एनालिसिस निकाली है परमानेंट फाइल की और करंट ऑडिट फाइल की, देखो सर परमानेंट फाइल का जो मैंने ऑब्जर्वेशन निकाली है दैट इज कॉल्ड द ऑडिट, और करंट ऑडिट फाइल का जो मैंने ऑब्जर्वेशन निकाले दैट इज कॉल्ड द, देखो मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं ठीक भी हो सकता हूं, कहीं पे भी ना ऐसे लिखा नहीं है मेरे उसमें आईसीएसई में कि ये ऐसा है, बट ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, शायद आप लोग भी एग्री हो जाओ। देखो इंफॉर्मेशन जो भी इंक्लूड करते हैं परमानेंट फाइल में शुड ओनली बी इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी फिजिबली इंक्लूडेड इन द वर्किंग पेपर, जो हम वर्किंग पेपर यानी करंट फाइल में नहीं डाल सकते क्योंकि उनका वॉल्यूम इतने ज्यादा है, उनका फॉर्मेट इस तरीके का जो उसमें नहीं आएगा, और बिकॉज द इंफॉर्मेशन विल बी एप्लीकेबल ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस यानी कॉन्टिन्यूस बेसिस की है टू द करंट ऑडिट और फ्यूचर ऑडिट, सिर्फ पर्टिकुलर ऑडिट के लिए नहीं है, ऑन गोइंग बेसिस की है, तो इसलिए हम उसमें नहीं डाल सकते। अभी भी समझा के आया हूं, परमानेंट फाइल शुड बी फाइल्ड विद ऑल ऑडिट, मतलब परमानेंट फाइल एक वो फाइल है जो हम फाइल्ड करते हैं, मतलब यूज करते हैं हर ऑडिट के लिए, या फॉलोअप वर्किंग पेपर जो हम यूज करते हैं सपोर्टिंग द ऑडिट, तो परमानेंट रहते हैं। द कंटेंट ऑफ द परमानेंट फाइल आर डिपेंडेंट ऑन द नीड्स ऑफ द ऑडिट, तो परमानेंट फाइल का कंटेंट ऑडिट की जरूरतों पे डिपेंड होता है। एक बात ध्यान रखना, अब इतनी बल्कि बन जाएगी, इतनी मोटी बन जाएगी परमानेंट फाइल, सर एक्सट्रैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे कर पाएंगे, पर्पस उसका मीट आउट नहीं होगा, इंडेक्स बना के उसके फ्रंट में चिपका और उसमें सब बता दो परमानेंट फाइल में कहां किस पेज पे क्या लिखा है, उससे इंडेक्स बना दो, हर बार उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट आए हर साल के उसके अंदर चिपका दो, उसी सीक्वेंस में उस इंडेक्स से देखो। सर इसका चैप्टर इस सीक्वेंस में सीरियल नंबर 7 वाले के अंदर ही हर साल के एजीएम का नोटिस है, तो उसके अंदर चिपका दो। डॉक्यूमेंट कंटेंट डेट इंक्लूडेड, डेट भी इसमें डाल देंगे सर किस तारीख का क्या डॉक्यूमेंट है, और ऑडिटर अपने इनिशियल भी इसके ऊपर कर देगा, तो डेट, इनिशियल और इंडेक्स वगैरह सब कुछ इसके ऊपर मेंटेन दो परमानेंट फाइल का, वरना मिलेगा नहीं। सर ऑडिट ट्रायल इज ए रिपोजिटरी, सही बात है, अभी तो मैं बोल रहा था वर्किंग परमानेंट फाइल एक टाइप का रिपोजिटरी है, बैंक है जहां सारी इंफॉर्मेशन आपको सेंट्रलाइज मिल जाएंगी। कैसी? एडमिनिस्ट्रेटिव, किस तरीके से दिमाग क्या करना है और कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटिंग टू द ऑडिट प्रोसेस, इट इज एस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन, सर इसको बनाया जाएगा और उसको मेंटेन किया जाएगा, किस लिए? टू एड, मतलब हेल्प करने के लिए बनाया जाएगा और मेंटेन किया जाएगा ऑडिट प्लानिंग के लिए, और टू सेंट्रलाइज, सर एक ही जगह सारी इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइज हो जाए, अवेलेबल हो जाए सारा डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन जो इंडिविजुअल फाइल्स के अंदर पॉसिबल नहीं है और ना ही पाई जाएंगी, सेंट्रलाइज हो जाए वो सारा। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, ज्यादा टाइम इसके ऊपर मैं डिवोट नहीं करने वाला क्योंकि कंत ने वही बात बार बार घुमा घुमा के बता रखी है। समझ में आया? तो ये वाली बात शायद आपको थोड़ी हद तक प्रूफ हुई, करंट ऑडिट फाइल की प्रूफ हुई कि वर्किंग पेपर बनाने हैं जो उस ऑडिट में काम करें, है ना? चलो जी सर वर्किंग पेपर रिव्यू पढ़ते रहना इस वाले हेडिंग को, मतलब ऑनेस्टली सेम चीज, बस वर्किंग पेपर रिव्यू का मतलब पीछे कंटेक्स्ट ये होता है सर जो ऑडिटर ने अपने कंक्लूजन दिए हैं
वो रीजनेबल है, वैलिड है। देखो, ऑडिटर शुड रिव्यू ऑल द वर्किंग पेपर टू डिटरमाइन, ये पता लगाने के लिए वेदर दे आर रेलेवेंट, क्या वो वर्किंग पेपर रेलेवेंट हैं और क्या वो यूजफुल हैं जिस पर्पस के लिए, और क्या उसको हम एविडेंस, ऑडिट जो भी आपने काम किया क्या उसके लिए एक एविडेंटरी वैल्यू प्रूफ करते हैं, और सफिशिएंट सपोर्ट द ऑडिट फाइंडिंग्स, और जो भी आपने ऑडिट से फाइंडिंग्स किया उसको सपोर्ट करते हैं। इन एडिशन जो भी ऑडिटर ने अपना ओपिनियन बनाया है, कंक्लूजन्स दिए हैं, उसको बताएंगे कि क्या सर वो रीजनेबल है, क्या वैलिड है। तो इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, वर्किंग पेपर्स को रिव्यू करना जरूरी है। सर पढ़ते रहना प्लीज, कुछ नहीं है इसके पॉइंट के अंदर, मैं ज्यादा इसके अंदर आपका टाइम नहीं ले रहा हूँ, ये पढ़ते रहना, ये 7-8 पॉइंट रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे, ऑडिट प्रोग्राम को रिव्यू करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स को, बच्चों वाली चीजें देखो प्लीज। अच्छा है, इजी है। फाइलिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ वर्किंग पेपर, सर इसका मतलब, सही बात है, देखो जो भी हम मेंटेन करेंगे, बनाएंगे, मेंटेन करेंगे, कौन, ऑडिट। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, इट इज द एसेट ऑफ द ऑडिटर। तो उसको ध्यान, क्योंकि बहुत सेंसिटिव डाटा होता है क्लाइंट का, वो पब्लिकली हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते या फिर अनऑथराइज्ड पर्सन के हाथों में नहीं लगने दे सकते। तो ऑडिटर ध्यान रखेगा जो भी डाटा हमारे क्लाइंट का है वो लीक ना हो, स्पेशली ऑन गोइंग बेसिस पे। ये नहीं कि ऑडिट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद उसको फैला दो, वो तो बात एक अलग ही है। जब ऑडिट चल रहा है और हम फील्ड वर्क के लिए जा रहे हैं और हम अपने ऑडिटर अपने ऑफिस से बाहर निकल के कुछ डॉक्यूमेंट को बाहर लेके जा रहा है क्वेश्चनर वगैरह प्रिपेयर करके, तो वो किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के हाथ में ना लगे। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ऑडिट करते रहना। रिटेंशन पॉलिसी आपको सबको पता होगा, कितने सालों तक ऑडिटर को अपने क्लाइंट का और क्लाइंट को अपने ऑडिटर का डाटा को सिक्योर करके रखना है, उठा के रखना है। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर, तो ये ऑडिटर की ड्यूटी बनती है। ठीक है, तो एक बार 10 पॉइंट को एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, उसके बाद बस 10 मिनट का ही हमारा सारा रह गया, उससे ज्यादा का चैप्टर नहीं है, क्योंकि वो चैप्टर की जो हेडिंग्स है वो प्योरली हमने एलओडीआर के अंदर भी देखी और एलओडीआर के अंदर नहीं भी देखी, तो क्रैम करने वाली चीजें हैं। मैं आपको 2-2 मिनट में ऊपर ऊपर से बताऊंगा, वो एक बार रिवाइज कर लो। वर्किंग पेपर, उसके बाद स्कैन, टिक मार्क, देन उसके बाद हमने बात की क्रॉस रेफरेंसेस, टाइप्स ऑफ द वर्किंग पेपर, बेसिकली हमने बात की उसमें जर्नल फाइल, उसके अंदर हमने बात की सर अपना वर्क पेपर फाइल, देन बात की हमने फ्यूचर रेफरेंस, बेसिकली हमने वो बात की थी थर्ड वाली, एंड देन लास्ट उसके बाद मैंने आपको क्या बताया इसके अंदर सर, परमानेंट फाइल, और देन उसमें मैंने आपको बताया करंट फाइल यानी टाइप्स ऑफ द वर्किंग पेपर्स, देन ऑडिट ट्रायल्स, देन उसके बाद मैंने आपको बताया वर्क पेपर रिव्यू, देन बताया ऑडिटिंग, फाइलिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ वर्किंग पेपर, एंड देन द लास्ट वन इज रिटेंशन पॉलिसी, दैट इज कॉल्ड द रिटेंशन। सर अगली हेडिंग है ना, आपको पढ़ी पढ़ी लगेगी, हाँ पढ़ी थी सर, वो इवेंट बताने हैं। हमने क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज, लास्ट क्लास में हेडिंग नंबर में हमने किया था। आज हम इसमें बोल रहे हैं कि सर हमें वो इवेंट बताने हैं। हमें वो इवेंट बताने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं वो इवेंट्स एंड कॉर्पोरेट एक्शन। सर इसका ना ब्रीफ क्या निकल के आएगा, हमें वो सारे इवेंट्स एक ऑडिटर को आइडेंटिफाई करने हैं जिनका, उन इवेंट्स का जिनका कहीं ना मतलब, क्या बोलूं मैं आपको एक वर्ड, जो भी हमने स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को फाइलिंग्स की हैं, उन सारे मैटर्स को हम बताएंगे। एक ऐसे इवेंट जो पब्लिक, बेसिकली कंपनी के अफेयर्स को अफेक्ट करते हो, बोल सकता हूं मैं, कंपनी के अफेयर्स को अफेक्ट करते हो। एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद एक एग्जैक्ट वर्ड निकल के आएगा। ड्यूरिंग द ऑडिट प्लानिंग स्टेज, ऑडिट प्लानिंग स्टेज की बात की जा रही है, इवेंट और कॉर्पोरेट एक्शंस, तो ऑडिटर शुड गो थ्रू द वेरियस फाइलिंग्स, जो भी हम फाइलिंग करते हो स्टैट्यूटरी बॉडीज को एक्सेट्रा, टू अंडरस्टैंड द कंपनी अफेयर्स। हाँ वही चीज बोल रहे हैं, कंपनी के अफेयर्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग स्टेज पे जो भी फाइलिंग्स हुई हैं, जो भी स्टैट्यूटरी बॉडीज के सामने हमने फाइल किया, उनको सबको समझते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स कंसिडर्ड एज इवेंट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑन विच द ऑडिटर शुड स्पेसिफिकली वेरीफाई द कंप्लायंस रिक्वायर्ड अंडर द एप्लीकेबल। तो वो सारे इवेंट्स को देखेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशंस को देखेंगे जो एक ऑडिटर
वेरीफाई करेगा कि कंप्लायंस कंपनी ने किया है कि नहीं किया है, और जनरली वो इवेंट्स कौन कौन से होंगे, वो कौन कौन से इवेंट्स होंगे। आपने ना सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 30 में कुछ पढ़ा होगा ये टच, एक्विजिशन से रिलेटेड, कोई भी आपने एक्वायर किया था, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, बेसिकली मर्जर एंड टेक ओवर की बात की जाए। इशुएंस एंड फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटीज स्प्लिट कंसिडरेशन सेम चीज है, मैं बोल सकता हूं रेगुलेशन 30 ऑफ एलओडीआर। रिवीजन इन रेटिंग्स, आउटकम ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, जनरली वो वाली मीटिंग जहां डिविडेंड या कैश बोनस की बात हो रही है, कैंसिलेशन ऑफ डिविडेंड की बात की जा रही है, डिसीजन ऑफ बायबैक की बात की जा रही है, तो ऐसी मीटिंग्स के बारे में बोर्ड मीटिंग की बात की जा रही है। डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू फंड रेजिंग, कोई नया पैसा उठाना है, कैपिटल इंक्रीज करनी है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स जहां पे आ रहे हैं हमारे एजीएम से पहले वाली बोर्ड मीटिंग, वॉलंटरी डिलिस्टिंग करना चाह रहे हैं अगर हम, उसके वाली एज मतलब बोर्ड मीटिंग, तो वही वाली बात की जा रही है जहां इंपॉर्टेंट मैटर्स की डिस्कशन किया जा रहा है। पहला हमने क्या बताया, एक्विजिशन, मर्जर टेक ओवर, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट वगैरह बात की जा रही है। फिर हमने दूसरे वाला पॉइंट में हमने क्या, रेटिंग वाली बात की जा रही है। फिर हमने बात किया इशू और फॉरफीचर से रिलेटेड बात की जा रही है। फिर हमने बोला मीटिंग का जो भी आउटकम आया बोर्ड मीटिंग का, ऐसी मीटिंग्स जहां डिविडेंड देना है, कैश बोनस देना है, उससे रिलेटेड डिस्कशन चल रहा है, कैंसिलेशन ऑफ डिविडेंड किया है, बायबैक डिसीजन लिया है, फंड रेज करने का डिसीजन लिया है, कैपिटल इंक्रीज करने का डिसीजन लिया है बाय वे ऑफ बोनस शेयर्स के थ्रू, सेक्शन 63, कैपिटलाइजेशन 63, फाइनेंशियल रिजल्ट, तो इन सब के बारे में बात की जा रही है। एग्रीमेंट, शेयर होल्डर एग्रीमेंट की बात की जा रही है, ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट की बात की जा रही है, फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट की बात की जा रही है, विच आर बाइंडिंग एंड नॉट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ऐसे एग्रीमेंट की बात की जा रही है। फ्रॉड या डिफॉल्ट जो प्रोमोटर ने किया है, केएमपी ने किया है, कंपनी सेक्रेटरी ने किया है, और जो अरेस्ट किए गए हैं, वो ऐसी चीजों के बारे में बताना है। ऐसे इवेंट अगर हो जाएं तो उसके बारे में ऑडिटर को ध्यान देना है। चेंज इन द डायरेक्टर्स अगर हुआ है, केएमपी हुआ है, मतलब वही बात की जा रही है, मैनेजरियल पर्सन के अंदर चेंज हुआ है। सीडीआर, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, ये ना आप सीआर पेपर के अंदर अच्छे से पढ़ोगे, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। वन टाइम सेटलमेंट विद बैंक, भाई रुपए, अब हमने ना 1 लाख रुपए देने थे लेकिन हम दे नहीं पा रहे, तो एक काम करो, 1 लाख रुपए की जगह आप 60,000 रुपए दे दो और वन टाइम सेटलमेंट कर दो। समटाइम्स होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं हमारे ना, कई कई सालों के इकट्ठे हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट एक रिबेट स्कीम लेके आती है, काम करो 50% पे कर दो, आपके सारे माफ। मोदी जी ने नोटबंदी के टाइम पे लेके आए थे कि आप एक काम करो, अपना सारा पैसा जमा करवाओ तो 50% में व्हाइट मनी हो जाएगी आपकी, ब्लैक मनी, ठीक है। आईबीसी को कोई भी रेफरेंस आ रही है, इश्यूएंस ऑफ नोटिस, कॉल लेटर इशू हो रहा है, या रेजोल्यूशन की स्पेलिंग ठीक कर लेना, सर्कुलर्स वगैरह, शेयर होल्डर्स डिबेंचर होल्डर्स को जा रहे हैं, प्रोसीड्स ऑफ एनुअल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, पढ़ते रहना, मतलब चेंज इन द जनरल कैरेक्टर, कमेंसमेंट, पोस्टपोनमेंट, एग्रीमेंट, अच्छा ऊपर वाले तो एग्रीमेंट वो थे जो जनरल को जो बिजनेस में नहीं है, ये एग्रीमेंट कहना चाह रहे हैं लोन एग्रीमेंट एज अ बोरोवर, अदर एग्रीमेंट जो बाइंडिंग हो गए, जो नॉट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, रिवीजन हो रहा है, उनके अंदर चेंजेस आ रहा है, टर्मिनेशन कैंसिलेशन हो रहे हैं, वो पढ़ते रहना था। कोई क्रैम करना, डिसरप्शन ऑफ ऑपरेशंस, तो ऐसे आइडेंटिफाई करना ऐसे इवेंट्स जो कंपनी के अफेयर्स को अफेक्ट करे किसी भी तरीके से, इनमें से 5-7 पॉइंट रिटेन कर लेना, एक्विजिशन वाला, रिवीजन रेटिंग वाला, मीटिंग वाला, कुछ 5-7 पॉइंट्स को कर लेना, काम चल, आगे बढ़ो। सर फिर आइडेंटिफाई करना है वो इवेंट्स, सर यहां वो नहीं है जो कंपनी का अफेयर्स को करें, हैविंग बियरिंग मतलब इंपैक्ट आए ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, काफी हद तक सेम ही है, मतलब कंपनी का अफेयर्स पे जिन इवेंट्स का इफेक्ट आए, तो देखो आइडेंटिफाई करना, रिपोर्ट करना वो सारे इवेंट या एक्शंस हैविंग मेजर बियरिंग्स ऑन द कंपनीज अफेयर्स, यानी गवर्नमेंट एप्लीकेबल लॉज अगर चेंज हो रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन चेंज हो रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो कंपनी का ऑपरेशंस परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट डाले, वो सारी इंफॉर्मेशन जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, यूपसी बेसिकली बात कर रहे हैं, अफेक्ट करें। अच्छा वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारे इवेंट जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, डिविडेंड से रिलेटेड हो, किस पे, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, या फिर रिडम्पशन से रिलेटेड हो, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बेसिकली सीधी सादी एक बात, डिविडेंड पेमेंट से रिलेटेड हो, इंटरेस्ट की पेमेंट से रिलेटेड हो, रिडम्पशन से रिलेटेड हो, या फिर प्राइस सेंसिटिव मैटर से रिलेटेड हो, या फिर लॉज के अंदर चेंज आ रहा है और जिसका कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन या कंपनी की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, वो सारे इवेंट को बोल देंगे, दैट इज इस वाली हेडिंग के अंदर कंप्लीट कवर होंगे, बेयरिंग ऑन द कंपनी। अब देखो अंदर भी वही कुछ होने वाला है, ये सारे पॉइंट भी वही होंगे। देखो हैविंग मेजर बेयरिंग ऑन द कंपनी अफेयर, इवेंट और एक्शंस जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को अल्टर करना, कैपिटल स्ट्रक्चर को अल्टर करना, सबने पढ़ रखे हैं, हेडिंग्स रिटेन करनी है बस, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर छेड़खानी करना, अफेयर्स या मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के अंदर चेंज होना, लाइसेंस कोई भी लिया था, कोई भी परमिशन ली थी किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से, उसके अंदर कोई चेंजेस करना, कैपेसिटी एक्सपेंड करना या अपने आप को उसको यूटिलाइज कर लेना, जितनी भी हमारी थी, एक्सपेंड नहीं किया, जितनी एक ले रखी थी वो सारी यूज कर लेना, ऐसे मेजर इंपैक्ट आना,
सेल कर देना, डिस्पोज ऑफ कर देना अपनी सब्सटेंशियल एसेट्स, जो इंपॉर्टेंट एसेट्स थी, क्राउन ज्वेल स्ट्रेटेजी जैसे जॉइंट वेंचर वगैरह में एंटर कर लेना। तो ऐसे इवेंट अगर आपने कर लिए तो मान लिया जाएगा कि मेजर बियरिंग ऑन द कंपनी। देखो वही चीज आ गई, सेबी एलओडीआर हैविंग बियरिंग ऑन द अफेयर्स। तो पढ़ते रहना प्लीज। डिफॉल्ट इन टाइमली पेमेंट, वही चीज बोल रहे हैं कि इसका इंटरेस्ट का, प्रेफरेंस, डिविडेंड का रिडम्पशन करने में देर कर दी। अटैचमेंट अगर हमारी कंपनी की हुई है या प्रोहिबिटरी ऑर्डर कंपनी के अगेंस्ट आया है जिसकी वजह से रिस्ट्रेन किया गया, रोका गया कंपनी को इसमें बेचने में नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द रजिस्टर्ड होल्डर अलोंग विद अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ, पढ़ते रहना देखो इसको, एक्शंस व्हिच हैज रिजल्ट इन द रिडम्पशन, कोई ऐसा एक्शन जिसका रिजल्ट हो रिडम्पशन हो जाए, कोई भी ऐसा एक्शन जो एडवर्सली इफेक्ट करे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट को, कोई भी ऐसा एक्शन जो फॉर्म या नेचर ऑफ एनी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को। तो प्योरली क्रैम आपको पॉइंट करने हैं, कुछ उसमें से 5-6 पॉइंट करते रहना। देखो एनी मेजर चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेंजेस अगर आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर चेंज हुआ है ज्यादा, रेगुलेशन 11 इसमें ना आपके काम आएगी, विच में अमाउंट टू चेंज इन द कंट्रोल, जिसकी वजह से कंट्रोल चेंज हो गया वो आपका। रेगुलेशन 4 फेलियर टू क्रिएट चार्ज, आपको चार्ज करना था लेकिन आपने चार्ज क्रिएट नहीं किया, चार्जेस वाला प्रोविजंस। एनी रिवीजन इन द रेटिंग, ऑल इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट्स, नोटिस, कॉल लेटर्स वगैरह तो जा रही है। थोड़ा सा आपको क्रैम करने पड़ेंगे लास्ट को, तो मैंने पहले बोल दिया था आपको कुछ मैटर्स में आपको क्रैम करना पड़ेगा डीडी के पेपर में। मैंने अपने पार्ट पे कोशिश की है कि थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दिया, एक प्लेन रीडिंग करोगे तो काम चल जाएगा। अरे बच्चों वाली सर आप बोलोगे प्लीज सर मत पढ़ाओ बोर्ड कॉम्पोजिशन। अरे क्या होता है बोर्ड का कॉम्पोजिशन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के अंदर क्या होते हैं, कॉम्पोजिशन एंड कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर्स बताएंगे कि सर किस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, शैडो डायरेक्टर, विमेन डायरेक्टर, इन सबका कॉम्पोजिशन बनाना है। प्रोमोटर्स कितने होने चाहिए, इंडिपेंडेंट, एग्जीक्यूटिव, नॉमिनी डायरेक्टर, इन सबका एक वे बताना, कंपनी लॉ वाला बात की जा रही है। अटेंडेंस, हर मीटिंग में ईच डायरेक्टर के अटेंडेंस के बारे में बताना है हमें। नंबर ऑफ अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे, कमेटीज कितनी होंगी वो बताना है। नंबर ऑफ मीटिंग्स कितनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वो बता दो। डिस्क्लोजर्स ऑफ रिलेशनशिप, एक डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट या आपस में क्या रिलेशनशिप है वो बता दो। नंबर ऑफ शेयर्स या कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने होल्ड कर रखे हैं वो बता दो। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और कोई होल्ड करते तो वो बता दो। वेब लिंक वगैरह डाल दो। ऑडिट कमेटीज, सर बस नाम पढ़ लो, ऑडिट कमेटी, एनआरसी कमेटी, एसआरसी कमेटी, कम सेक्शन 177, 178, सब सेक्शन 1, 2, 3 और 4, 5, 6। तो ब्रीफ इन सब में सेम ही है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता दो कि बोलते हैं ना टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कंपोजिशन, नेम ऑफ द मेंबर्स, चेयरपर्सन कौन है, मीटिंग कितनी हुई, अटेंडेंस ड्यूरिंग द ईयर, सेम चीज है। सर लास्ट थोड़ा सा है, अगर आप इंपोर्टेंट करना चाहो तो इसमें 2-3 पॉइंट हैं। गवर्नेंस जिस बच्चे ने पढ़ा उसके लिए तो लड्डू है। बोर्ड प्रोसेस, एक बात आपको पता है कि कंपनी में गवर्नेंस करने की किसकी ड्यूटी होती है? प्योरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ना कि डायरेक्टर। दैट इज कॉल्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दैट मींस सेक्शन 2 क्लोज 11 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर हमने तो सेक्शन 2 क्लोज 4 पढ़ी थी, देख लेना नंबर 34 है 31। इसका मतलब होता है डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ कलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, ग्रुप ऑफ। तो अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबल होता है गवर्नेंस करने के लिए कंपनी के अंदर वो कौन है? बोर्ड, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड प्रोसेस क्या बोलता है बेसिकली? बोर्ड अपने आप में एक प्रोमिनेंट रोल, एक पाइवोटल रोल प्ले करेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट करने के लिए, ओवरसी करने के लिए किस चीज को? बिजनेस एंड मैनेजमेंट ऑफ द। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओवरसी करेगा, मैनेज करेगा कंपनीज को, कंपनी की एक्टिविटीज को कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आगे देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने आप में एक पाइवोटल रोल है, केंद्र बिंदु वही है कंपनी की गवर्नेंस के लिए। तो इसलिए बोल रहे हैं वो अपने आप में फंक्शन करेगा फिड्यूशरी। सब बच्चों को पता है, बच्चों वाली चीज है। फिड्यूशरी ड्यूटी परफॉर्म करेगा उन सब लोगों के बिहाफ पे जिसका भी कंपनी के अंदर हित जुड़ा है, जिसका भी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट जुड़ा है, चाहे शेयर होल्डर्स, अदर स्टेक होल्डर्स, सबके बिहाफ पे एज अ फिड्यूशरी ड्यूटी प्ले करेगा। मैं नहीं बता रहा हूं उसके बारे में, सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है डायरेक्टर का बेसिक। डायरेक्टर्स की ड्यूटी और लायबिलिटी बनती है, द लो फोस्ट मतलब लो थोपता है डायरेक्टर्स पे, उनकी ड्यूटी भी है और लायबिलिटी भी बनती है सबको मैनेज करके चलना, कंपनी को भी और स्टेक होल्डर्स को भी। हाउएवर एंटाइटल्ड टू वेरियस प्रोटेक्टिव मेजर्स, ऑल्दो उसको कुछ काफी सारे लॉ में बेनिफिट भी दिया गया है, जैसे हमने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील्स वगैरह पढ़ा कि कंपनी एंड डायरेक्टर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो उसको बेनिफिट भी ऑल्दो कहीं कहीं पे दिए गए हैं। अब सेक्शन 118 सब सेक्शन 10 क्या बोलता है कि कंपनी को SS1 SS2 को फॉलो करना मैंडेटरी है, यानी बोर्ड मीटिंग के लिए डायरेक्टर्स को SS1 को फॉलो करना जरूरी है। तो
तो ये चीज है और उसको ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। एसएस हेल्प करता है क्लैरिटी लाने के लिए, जहां लो साइलेंट हो या लो एम्बिगुअस हो, लो के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है, तो वहां हेल्प करता है एसएस, क्लैरिटी लेके आता है। तो इसी चीज से बोला गया है वेयर द लो इज साइलेंट, अगर लो साइलेंट है तो, वेयर द लो इज एम्बिगुअस, अगर साइलेंट है तो क्या होगा और एम्बिगुअस है तो क्या होगा। सर्टेन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस हैव बीन रिकमेंडेड, तो दे देता है वो। अगर एम्बिगुअस है, कॉन्ट्रडिक्शन है लो के बीच में, आपस में ये सेक्शन कुछ बोलता है वो सेक्शन कुछ और बोलता है, द स्टैंडर्ड ट्राई टू, कोशिश करता है एसएस, ब्रिंग इन मोर क्लैरिटी, यहां तो बोला गया था रिकमेंड कर देगा, और ज्यादा क्लैरिटी लेगा, एडहेयर द कॉमन बोर्ड, और एडहेयर करेगा, फॉलो करेगा सो कॉमन बोर्ड प्रोसेस अक्रॉस कंट्री, तो पूरा का पूरा प्रोसेस को फॉलो करने के लिए बोला जाएगा। टू इंश्योर द इफेक्टिव बोर्ड प्रोसेस, ये करने के लिए कि पूरा बोर्ड ने अपना प्रोसेस इफेक्टिव रहा है बोर्ड प्रोसेस, ऑडिटर शुड ऑल्सो ऑब्जर्व द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड की क्या रिक्वायरमेंट है उसको भी ऑब्जर्व करेगा ड्यूरिंग द ऑडिट। सही बात है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या था, हर अकॉर्डिंग टू एसएस क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, एक्सपर्टाइज का लेवल क्या है, वो सारी चीजों को भी फॉलो किया जाएगा ऑडिट करते टाइम पे। तो हो गई इस चैप्टर की हमारी कंप्लीट। लास्ट के कुछ टॉपिक्स के अंदर दम नहीं था, ऑल द एग्जाम में आ गए, तो आप लोगों के पास में लिखने के लिए बहुत कंटेंट होगा आप लोगों के पास ऑलरेडी। तो मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोल के चलूंगा वर्किंग पेपर वाली हेडिंग, और जो इससे पहले वाली क्लास में हमने लास्ट क्लास में हमने की थी वो चेकलिस्ट ऑफ मास्टर प्लान और ऑडिट प्रोग्राम, ये 2-3 हेडिंग और ऑडिट ट्रेसेस, ये मुझे ज्यादा अच्छी लगी इस चैप्टर में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, और नेक्स्ट चैप्टर बड़ा इजी सा लड्डू सा छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।